Okay, so this is part 3 of our presentation unit operations, and we will proceed towards mechanical processes. And basically it is the behavior of materials under force, and there are a lot of mechanical processes which we have to discuss: solids transportation, crushing, pulverization, screening, and sieving. So the first one is solid transportation. So what is solid transportation? बेसिकली जैसे कि हमने सॉलिड फ्लूइडाइजेशन पढ़ा था फ्लूइड फ्लो प्रोसेस में, और उसमें हमको ये बात पता चली थी कि सॉलिड्स को जो है वो फ्लूइड में कन्वर्ट किया जाता है in order to transport them and in order to use them in different reactions. तो यही चीज़ जो है वो सॉलिड ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस की भी है, एंड दिस इज मैकेनिकल बिकॉज द यूज ऑफ फोर्स इज यूज्ड ऑन दी इज अप्लाइड ऑन दी मटेरियल. तो आप फोर्स यूज करते हैं, मैकेनिकल फोर्स, और आप देखते हैं कि इस फोर्स के अंडर जो है वो इस सॉलिड का क्या जो है वो बिहेवियर है. So fluids can be used for the transportation of fine and coarse-grained solids. This process requires the use of basically piping, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं fluid transportation में. It must be taken into consideration that in contrast to clear liquids, such mixtures, यानी fluids की बात हो रही है, sludges, pulps, suspensions tend to separate under the influence of gravity or centrifugal forces. Coarse grain sizes and significant differences in density between the solid and the carrier liquid will encourage separation. ठीक है, जाहिर है सॉलिड को जब आप फ्लूइड बनाने के लिए कोई लिक्विड कैरियर यूज़ कर रहे हैं तो उनके दरमियान जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से जो है वो सेपरेशन हो सकती है. Its extent can be gauged by the settling velocity of a solid particle in the still liquid. And definitely आपको इसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो velocity को जो है वो यूज़ करना पड़ेगा कि कितनी velocity से जो है वो आप उसको पम्प करें या ट्रांसपोर्ट करें कि ये सेपरेशन ना हो. अगर आप सेपरेशन नहीं चाहते हैं तो ऑफ कोर्स नहीं चाहते होंगे, वरना फ्लूइडाइजेशन करते क्यों है. ज़ाहिर है आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको फ्लूइडाइजेशन करनी है, लेकिन ट्रांसपोर्ट करने के बाद आपको उसको रिएक्शन में यूज़ करना है बेसिकली. देयर आर सम एग्जांपल्स स्लज ट्रांसपोर्ट. जैसे सॉलिड्स को जब आप फ्लूइडाइज कर देते हैं, ठीक है, तो वो स्लज बन सकते हैं, वो सस्पेंडेड पार्टिकल बन सकते हैं, जंपिंग पार्टिकल टाइप हो सकते हैं, स्ट्रैंड टाइप हो सकता है, और स्लग टाइप हो सकता है. तो इन सब टाइप्स की जो ट्रांसपोर्ट है वो डिफरेंट है. लाइक अगर हम स्लज ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इट इज़ बेसिकली अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ हाई कंसंट्रेशन. ठीक है, तो जो स्लज जो है ना वो बहुत ही गाढ़ा होता है, और उसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स है यानी सॉलिड है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं. और होमोजेनस मिक्सचर होता है यानी बहुत ही गाढ़ा सा आपको जो है वो एक तरीके से फ्लूइड जो है वो होता है जो कि होमोजेनस नज़र आता है. सस्पेंडेड पार्टिकल ट्रांसपोर्ट में भी जो सस्पेंडेड पार्टिकल टाइप है वो होमोजेनस मिक्सचर ही होती है, लेकिन द डिफरेंस बिटवीन स्लज एंड सस्पेंडेड पार्टिकल इज दैट कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं वो लो कंसंट्रेशन के नज़र आते हैं, यानी कि वो थोड़े पतले होते हैं एज कंपेयर टू दी स्लज. जंपिंग पार्टिकल ट्रांसपोर्ट. अच्छा, जंपिंग पार्टिकल बेसिकली जो इसकी जिस तरह के ये नज़र आएंगे या जिस तरह के ये होते हैं वो नॉन होमोजेनस मिक्सचर होता है विद हायर कंसंट्रेशन एट द बॉटम ऑफ हॉरिजॉन्टल पाइप्स. ठीक है, तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल पाइप्स यूज़ किए जाते होंगे इनकी ट्रांसपोर्ट के लिए, और हाई कंसंट्रेशन जो है बॉटम पे होती है और लो कंसंट्रेशन अपर पार्ट पे होती है पाइप के, और जाहिर सी बात है इसी वजह से ये नॉन होमोजीनियसली बिहेव कर रहे होते हैं.
Strand type particle transport, first sediment layers in the case of horizontal pipes and concentration at the center of vertical pipes. ठीक है. और स्लग टाइप पार्टिकल ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम देखें तो ये जो है वो ट्रांजिएंट कंडीशंस होती हैं. द सेकेंड मैकेनिकल प्रोसेस इज बेसिकली क्रशिंग, and crushing is the process of transferring a force amplified by a mechanical advantage through a material made of molecules that bond together more strongly and resist deformation more than those in the material being crushed too. ठीक है. क्रशिंग में बेसिकली आप जो है वो साइज रिड्यूस कर रहे होते हैं और बड़े साइज से आप छोटे साइज की तरफ लेके जा रहे होते हैं, और रिड्यूसिंग साइज बेसिकली इसका मकसद होता है. और इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो है वो यूज़ किए जाते हैं क्रशर्स. लाइक कोन क्रशर अगर आप देखें तो इसकी जो शेप है वो कोन टाइप है. जॉ क्रशर आप देख सकते हैं, इसकी शेप जॉ टाइप है. और ये इम्पैक्ट क्रशर है जो कि सर्कुलर मूवमेंट में है और 4 साइड्स पर इसके जो है वो क्रशर लगे हुए हैं. और ये सर्कुलर क्रशर्स भी हो सकते हैं. तो क्रशर्स की बहुत सारी टाइप्स यूज़ की जाती हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस दी साइज ऑफ द मटेरियल. So crushing is the process of reducing the size of materials so that they can be further processed. ठीक है. जाहिर है साइज क्यों रिड्यूस कर रहे हैं, ताकि जब आप उनका नेक्स्ट कोई प्रोसेस करते हैं तो उनका जो रिएक्शन है किसी दूसरे मटेरियल के साथ वो फास्ट हो जाए. आपको पता है कि साइज रिड्यूस करने का मकसद जो है वो सरफेस जो इसका एरिया होता है उसको बढ़ाना होता है और रिएक्शन को फास्ट करना होता है. इन एडिशन टू बीइंग यूज्ड इन द केमिकल इंडस्ट्री, industrial crushing equipment can be very useful in a variety of businesses like waste and recycling, mining industry, food processing industry, construction and coal industry. ठीक है. तो ज़ाहिर है जो क्रशर्स होते हैं वो सिर्फ केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ नहीं होते, सिर्फ सिंथेसिस में यूज़ नहीं होते, बल्कि इनकी डिमांड जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में भी है, बहुत सारे बिजनेसेस में है कि जहाँ पर जो है वो साइज को रिड्यूस करने के लिए क्रशर्स को यूज़ किया जाता है. द थर्ड यूनिट ऑपरेशन ऑफ मैकेनिकल प्रोसेस इज पल्वराइजेशन, एंड पल्वराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स टू अ सॉलिड मटेरियल of a certain size to destroy it and reduce it into pieces that are smaller than the original size. बेसिकली अगर आप देखें क्रशिंग भी रिड्यूसिंग साइज है और पल्वराइजेशन भी रिड्यूसिंग साइज है, और दोनों में आप जो है वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन, इस चीज़ को आप थोड़ा सा सोचिएगा. और ये मेरी स्लाइड पे बेसिकली मौजूद है, सिर्फ आपको सोचने की ज़रूरत है, कंपेयर करने की ज़रूरत है. अच्छा, इसकी जो एप्लीकेशंस है पल्वराइजेशन की, जो रिसेंट एप्लीकेशंस हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा जो ये मैंने कुछ इसमें डाली है यहाँ पर, जो कि बहुत ये जिसे कहते हैं कि बहुत ही एडवांस एप्लीकेशंस हैं. Pre-treatment for separation of active ingredients, production of powder with particle size suitable for the purpose and equalization of particle size, increase surface area to enhance reactivity. ठीक है, ये तो ज़ाहिर है बिल्कुल बेसिक यूज़ है. surface modification of particles, ठीक है, ये बिल्कुल recent applications है. formation of particle composites, mechanical alloying and amorphization, preparation of desired particle shape and pre-treatment of material synthesis. तो बेसिकली पल्वराइजेशन जो है वो एक नॉर्मल या एक ओल्ड प्रोसेस के होने के साथ साथ जो है वो इसकी एडवांस एप्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं. स्क्रीनिंग जो है, जैसे कि आप सब लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और आप इसकी इमेजेस में भी बहुत क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि स्क्रीनिंग जो है वो किस तरह की क्या प्रोसेस हो सकता है.
basically the practice of taking granulated ore material and separating it into multiple grades by particle size. ठीक है, स्क्रीनिंग इज बेसिकली सेपरेशन इनटू मल्टीपल ग्रेड्स बाय पार्टिकल साइज को कहते हैं, कि जिसमें आपने एक ही मटेरियल को जब आपने डिफरेंट साइजेस में जो है वो ब्रेक कर दिया, तो फिर डिफरेंट साइजेस को अलग अलग करना जो है वो आपकी स्क्रीनिंग होती है। और इसमें सिर्फ एक ही मटेरियल के डिफरेंट साइजेस भी हो सकते हैं और डिफरेंट मटेरियल्स भी हो सकते हैं, जिनको सेपरेट करने के लिए जो है वो स्क्रीनिंग मशीन्स का यूज़ किया जाए। It occurs in a variety of industries such as mining and mineral processing, agriculture, pharmaceutical, food, plastics and recycling industries. And the last process is sieving, which is used for separating particles of different sizes. Depending upon the types of particles to be separated, sieves with different types of holes are used. Sieves are also used to separate stones from sand. Sieving plays an important role in food industries, where sieves, often vibrating, are used to prevent the contamination of the product by foreign bodies. And you all know what is basically sieve. Then this is basically in last 3 videos we have introduced very briefly all very common unit operations. And after unit operations, the next topic is basically physical laws which are used behind or which are basically fundamental laws of unit operations. All unit operations obey simple physical laws. Knowledge of the physical laws which is governing a specific unit operation is necessary. The information about the type of equipment capable of operation or conversion at a large scale is necessary. ओके, सो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह फिजिकल लॉज को डिस्कस करेंगे, और फिजिकल लॉज के साथ हम कैलकुलेशंस भी साथ साथ करेंगे, न्यूमेरिकल साथ साथ करेंगे। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मैंने यूनिट कन्वर्जन्स का जो हैंड आउट आपको सबसे पहले दिया था, आप लोग ने अगर अभी तक उसको स्टडी नहीं किया है तो उसको स्टडी कर लें, ताकि आप थोड़ी सी कैलकुलेशंस में अच्छे हो जाएं, और फिर हम अपनी फिजिकल लॉस का जो पार्ट जब शुरू करें तो आप काफ़ी हद तक कैलकुलेशंस कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिट ऑपरेशंस, एंड